मेजर फंक्शन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदी में लिखेंगे शिक्षा प्रशासन के प्रमुख कार्य या मुख्य कार्य। ठीक है। ठीक है। शैक्षिक प्रशासन के प्रमुख कार्य, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे अलग अलग। ठीक है, इसको बताना है। देखिए, जब भी हम है ना किसी भी तरह के एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल हो, अभी हो जाएगा। ठीक है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन यहां से देखें एजुकेशनल हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे कंपनी में हो, इंडस्ट्री में हो, यूनिवर्सिटी में हो। ठीक है, कहीं पर भी जो मेजर इश्यूज जहां पर किसी भी चीज को प्रोड्यूस किया जाता हो, फॉर एग्जांपल अगर यूनिवर्सिटी है तो जाहिर है वहां पर भी स्कूल जैसा ही चीजें प्रोड्यूस होती हैं। और अगर कोई प्रोफेशनल प्लेस है, चाहे स्किल के लिए हो, चाहे वोकेशनल हो, सभी अपने फंक्शन में देखेंगे कोई ना कोई चीज को प्रोड्यूस करते हैं। तो शैक्षिक प्रशासन उसी तरीके से एक प्रोड्यूस करने वाली इकाई है। तो सबसे देखे होंगे कि अगर सबसे ज्यादा नीड होती है किसी भी चीज में, तो होता है कि जस्ट क्या है आपका, मतलब अगर कोका कोला भी बनता है तो कोका कोला पीने के हिसाब से कितना सही है, यह उसके एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल होना चाहिए। यानी यहाँ कोका कोला का एडमिनिस्ट्रेशन लिख दें तो उसमें एक जस्ट शब्द होना चाहिए एंड फेयर शब्द होना चाहिए। ऐसे नहीं कि पिला दिया लोगों का तबीयत खराब हो गया। ऐसे ही शैक्षणिक जो संस्थान हैं उनके भी प्रशासन में, जो शैक्षिक प्रशासन, हमने एक स्कूल प्रशासन बताया, साथ साथ हम शैक्षिक प्रशासन की भी चर्चा कर रहे हैं। जब हम स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो पूरे स्कूल की बिल्डिंग, भवन वगैरह वगैरह सब ले लेते हैं। लेकिन जब शैक्षिक प्रशासन की बात करते हैं तो प्योरली बच्चे को ओरिएंटेड शिक्षक, इसमें शैक्षिक प्रशासन में क्या होता है, शिक्षक आता है, विद्यार्थी आता है, पेरेंट्स भी आता है और प्रिंसिपल भी आता है। इसमें बिल्डिंग विल्डिंग से बहुत मतलब नहीं हमको। एक प्रकार से हम इंफ्रास्ट्रक्चर से, औपचारिक से बाहर निकल करके उस उद्देश्य की तरफ होते हैं, असल में जो ये बिल्डिंग जिसके लिए बनाई गई है। जैसे देखे होंगे कि घर बनाता है आदमी रहने के लिए, लेकिन उसी घर में कलह कर रहा है, तो वह घर उस उद्देश्य से नहीं बना फिर, है ना। तो वैसे ही विद्यालय बनाया गया विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए, लेकिन अगर विद्यार्थी के उन्नत शिक्षा, पढ़ाई लिखाई में कोई व्यवधान है तो वह शैक्षिक प्रशासन को समझा जाना चाहिए। और अगर कहीं बिल्डिंग फील्डिंग टपक रही है तो स्कूल प्रशासन के तौर पे समझा जाना चाहिए। क्योंकि स्कूल प्रशासन अगर दुरुस्त नहीं होगा तो शैक्षिक प्रशासन भी खतरे पे होगा। और स्कूल प्रशासन भी एक प्रकार से जो और भी प्रशासन है उसका एक पार्ट ही है। जैसे कहा जाए कि जिला प्रशासन है या राज्य का प्रशासन है, यानी कि राज्य सरकार नहीं होगी तो और सिस्टम नहीं चलेंगे। उसके भीतर अगर शिक्षा का निदेशालय नहीं होगा तो चीजें और नहीं चलेंगी। ऐसे करते करते स्कूल नहीं होगा तो चीज नहीं चलेगी। स्कूल भी चलो है लेकिन शिक्षक, विद्यार्थी ये सब चैतन्य नहीं है तो नहीं चलेगी। तो एक प्रकार से आपस में ये क्रमिक तौर पे देखें तो गुथा हुआ सिस्टम है। ठीक है, तो शैक्षिक प्रशासन में सबसे पहले क्या है, जैसे होता है ना किसी भी चीज की, कोई भी संस्था है बिना उद्देश्य के देर तक नहीं चल सकती है। ठीक, बहुत सारे भवन आज खाली हैं, गांव खाली हो गए, बिल्डिंगें तो पड़ी हैं।
आप उत्तराखंड में देखिए जो घोष विलेज घोषित कर दिए गए वो क्या है, घर तो अभी भी नक्शे में है, गांव तो अभी भी है, लेकिन उसमें लोग रहते नहीं, क्योंकि वहां से रहने से उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही थी। बहुत सारे राजे रजवाड़े के पुराने किले खाली हैं, वहां रहने का कोई फायदा नहीं, कोई उद्देश्य नहीं दिख रहा है, इसलिए वो खाली है। तो शैक्षिक प्रशासन बिना, या कोई भी प्रशासन हो या कोई संस्था बिना उद्देश्य के रह नहीं सकती। तो पहला आता है कि शिक्षा में न्याय प्रणाली होनी चाहिए, है ना, शिक्षा में न्याय प्रणाली। है ना, एक तो हम बात करेंगे न्याय प्रणाली की, ठीक है। इस न्याय प्रणाली के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो, और अगर हम इसके उस भाव को देखें जैसे दूसरे में, तो हमारे पास पॉलिसीज और प्रोसीजर्स होता है। हम काम किस पे करते हैं, हम काम करते हैं पॉलिसी पर, यानी हम नीति पर काम करते हैं, और प्रविधि पर काम करते हैं, प्रोसीजर पर। आप देखें नियमावली सुने हैं कि नहीं, शिक्षा की एक नियमावली होगी ना, तो शैक्षिक प्रशासन किस पर टिका है, शैक्षिक नियमावली पर। तो वही नियमावली तो है नीतियां और विधियों का, उसी आधार पे तो देंगे। ठीक है, अभी जैसे नियमावली में लिखा गया ना कि इतने साल के इतने लोग प्रिंसिपल बन सकते हैं। अब नियमावली को अगर आप बदल देते हैं, जो भी कर देते हैं, तो उसमें चेंज हो जाएगा। नियमावलियां बदलती रहती हैं, ठीक है। तो ये उसी शैक्षिक प्रशासन जो कृत्य करेगा, उसी नियम और प्रविधि पर काम करेगा जो नियमावलियां बनी होंगी। ये कॉमन फिनोमिना है। एक प्रकार से सचिवालय भी सचिवालय की नियमावली पे ही चलता है, स्कूल स्कूल की नियमावली पे चलेंगे। ये जो आरटीओ ऑफिस चलते हैं उसकी अपनी नियमावली ऐसे नहीं कि अंधाधुंध कोई भी अधिकारी बन गया कुछ भी करे, वो सब नियम के दायरे में काम करते हैं, और उसकी एक प्रविधि है। इसको दो तरीके से देख सकते हैं, प्रविधि को प्रोसीजर भी कह सकते हैं, और कहीं कहीं प्रविधि पद्धति के तौर पे मेथड भी कहा जाता है, कि किस मेथोडोलॉजी पर इसको आप आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हम प्रविधि की बात कर रहे हैं, एक प्रकार से प्रोसीजर की बात कर रहे हैं। देखिए एक फाइल आती है, दूसरा अधिकारी नहीं है, तो वो बोलेगा साहब तो साइन ही नहीं किए। साहब के साइन के बाद वो देखेगा, तो ये प्रोसीजर हो गया उसका एक प्रकार से। यही इसीलिए सरकारी संस्थाओं में लाल पीताशाही या लेट लतीफी, एक अधिकारी नहीं है, काम हफ्ते भर अटके रहने का आरोप लगता रहता है। दूसरा आता है शिक्षा में नियोजन, प्लानिंग, है ना। एक है तीसरा हो जाता है नियोजन। नियोजन क्या है, प्लानिंग है। और इस प्लानिंग को शैक्षिक प्रशासन, देखें कोई भी प्रशासन आपने सुने ना, ये पोस्ट कार्ब, पीओसी, सीओसी, हेनरी फ्योल का सी, पीओसी, सीओसी, और लूथर गुलिक का पोस्ट कार्ब, तो यहाँ पर भी तो है। आप शैक्षिक प्रशासन कैसे चलाएंगे, बिना प्लानिंग के, बिना ऑर्गेनाइजिंग के, बिना स्टाफिंग के, बिना कोऑर्डिनेशन के कैसे चलाएंगे। तो आगे कहता है शिक्षा में वित्तीय व्यवस्था, नियोजन करेंगे, वित्तीय व्यवस्था का भी जरूरत है। ये हेडिंग ये है, शैक्षिक प्रशासन के प्रमुख कार्य, वित्तीय व्यवस्था। आपने देखे होंगे शैक्षिक प्रशासन आपको दुरुस्त करने के लिए स्कूलों में जो पेरेंट का समूह होता है, वो कुछ चंदा भी देता है। हाँ, पीटीए, हाँ, जो शुल्क होता है, तो वो क्या है, वो वित्तीय व्यवस्था का ही तो एक उपाय हुआ वो, है ना, ताकि शैक्षिक प्रशासन जो है हाँ सुचारू हो सके और उन्हीं के बच्चों के काम आ सके। ठीक है, आगे है कर्मचारी प्रबंध, इसको वही है स्टाफिंग, समझे है ना। जैसे हम लोग पोस्ट कार्ब कहते थे, एस जो स्टाफिंग नहीं था, तो प्रशासन में स्टाफिंग वही उसका विषय हो गया। हम सिर्फ यहाँ पर थोड़ा अलग कर रहे हैं, लेकिन कह हम वही रहे हैं बात, जो गुलिक के टाइम में जो पीओसी और सीओसी हेनरी फ्यूल के टाइम में कह चुके हैं, वही चीज कह रहे हैं। अब चूंकि कुछ चीजें तो जैसे मैंने बोला ना कि अगर आप एजुकेशन में हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप किसी कंपनी में हैं, आप किसी यूनिवर्सिटी में हैं, आप किसी इंडस्ट्री में हैं, तो उसके जो वर्क नेचर होगा, यानी कि जो ऑब्जेक्ट होगा, वो आपके वर्क नेचर को बदल देगा।
जैसे मैं यहाँ क्लास लेना और किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाके भाषण देना, वहाँ के नेचर के हिसाब से चेंज हो जाएगा। यहाँ पढ़ाना है, वहाँ बोलना है, यहाँ बोलना नहीं है, यहाँ पढ़ाना है। वो पढ़ाना है जो पढ़ाने की चीज़ है, और बोलने की जगह पे, बोलने वाली जगह पे बोल रहे हैं हम, वो पढ़ा नहीं रहे हैं। कोई सुने ना सुने, बोलने की, बोलने वाला सुनता है और पढ़ने वाला पढ़ता है। जहाँ पढ़ाई होगी वहाँ पढ़ा जाएगा। आप सुनते भी हैं, लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, और बोलने की हाँ, समझते भी हैं। जहाँ बोलने की जगह है वहाँ सिर्फ सुनने का काम होता है, और समझेंगे क्या, ये सब चीज़ों का अलग वहाँ मायने है। तो जो हमारा इस तरीके के जाएँगे तो हर जगह थोड़े-थोड़े, थोड़े-थोड़े डिफरेंट मिलेंगे। यूनिवर्सिटी में जाएँगे अलग थोड़ा-सा हो जाएगा स्कूल से। आप इंडस्ट्री में जाएँगे तो थोड़ा वही कार्मिक का अलग सोच हो जाएगा। जैसे वो खाना खाएँगे ना, तो जैसे आप लोग बात करेंगे कैंटीन में खाना खाते तो कहेंगे तुमने वो पीरियड लिया? वो कल कहाँ थे? अरे मेरा तो अभी एक कोर्स छूटा है, ऐसा करेंगे। दूसरा जाएगा तो कहेगा अरे वहाँ माल भेजना था, अभी गया ही नहीं, और जो है ऐसा है, वैसा है, सप्लाई नहीं, जो जैसा रहेगा उसी तरह लेकिन ज़रूरत सबकी वही है। तो अगला आता है, जैसे आपका अलग क्या होगा, परीक्षाओं की व्यवस्था। शैक्षिक प्रशासन क्या करेगा? परीक्षा की व्यवस्था करेगा। सुपरविज़न और इंस्पेक्शन करेगा, जो पर्यवेक्षण और निरीक्षण है। हाँ, हाँ, लिखना था लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको, मैं तो लिखा ही रहा हूँ। हाँ, आप कहाँ, हाँ, हाँ, याद कहीं और आ रही है आपकी। आपको या तो कोई याद कर रहा है, या तो आप किसी की यादों में हैं। हाँ, उद्देश्य एक है लेकिन, हाँ, हल्के में लीजिए। इस आपके बहाने अगर कुछ आनंद आ जाए तो बुराई क्या है? हाँ, कपिल शर्मा तो अपने पे ही हँसता रहता है, अपने दूसरों को हँसाता है, अपने पे हँस के, है ना? तो अगर किसी की वजह से आनंद आ जाए तो उसमें बुराई क्या है? नेक्स्ट लिखिएगा सहायक सेवाओं की व्यवस्था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्विसेज। ऐसे देखिए, हमारे पास ना एक सूत्र होता है, एक स्टाफ होता है, एक सहायक सेवाएं होती हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों जो शब्द है ना, ये रक्षा सेवा से आया है। ये रक्षा सेवा से प्रशासन में आया है। ये प्रशासन में क्रिएट शब्द नहीं है, ये मिलिट्री सर्विस से आया है। ये दोनों सूत्र और स्टाफ जो प्रशासन में उपयोग किया जाता है। सूत्र वो होता है जो निर्णायक भूमिका में होता है, ठीक है। ऑक्सिलरी स्टाफ जनरली वो होते हैं, जैसे अब यहाँ आपको स्कूल के फॉर्म में बताएं, तो जैसे इसको अगर आप खाना बदोश कहें तो जल्दी समझ जाएंगे। खाना बदोश, ये जो खाना बदोश लोग होते हैं ना, मिलिट्री में देखे होंगे, जूता पॉलिश करने वाले, बूट पॉलिश, बाल काटने वाले, ये करने वाले, ये सब खाना बदोश जैसे लोग हैं, ठीक। और जो निर्णय लेते हैं ना, सूत्र, कि इस पोजीशन पे बने रहना, उस पोजीशन पे बने रहना है, लेकिन वो बना रहेगा ये इसकी वजह से, अगर खाना ना दे, भोजन ना दे, तो आपके यहाँ भी देखें कि चाय पिलाने वाले, चपरासी या कुछ इस तरीके से जो क्या है, एक्सिलरी स्टाफ जैसे होते हैं, जो जिनकी भूमिका आप मुख्य धारा में नहीं देख पाते हैं, लेकिन उसके बगैर आप भी मुख्य धारा का हिस्सा नहीं हो सकते। तो इसमें हमने लिखा है सहायक सेवाओं की व्यवस्था। शैक्षिक प्रशासन में, जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ ना, तो बहुत सारे ऑक्सिलरी लोग हैं जो खाना बदोश का काम करते हैं। कोई इसको ठीक कर देंगे, कोई कंप्यूटर कर देंगे, कोई ये नोट्स बना देंगे, प्रिंट कर देंगे। ये सब वही ऑक्सिलरी लोग हैं जो आपको दिखते नहीं है, दिखता मैं हूँ टीवी पे, ठीक है। तो इनकी सेवा भी शैक्षिक प्रशासन में जरूरी है। लाइन बदल के लिखिए, लिखिएगा स्कूल प्रशासन के क्षेत्र को, द स्कूप ऑफ द इस स्कोप ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। द स्कोप ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी अंडरस्टैंड फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स। देखिए,
अभी हम क्या बता रहे थे, आपको शैक्षिक प्रशासन बता रहे थे। अभी हम क्या कह रहे हैं, स्कूल प्रशासन के क्षेत्र को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता। आगे है अगर आपसे लिखें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल, स्कूल के कर्मियों का संगठन, स्कूल के कर्मियों का संगठन। आप अगर इसको उसको भौतिक संसाधन समझ रहे हैं ना, तो इसको मानव संसाधन समझिए, है ना। ये स्कूल में है। अब यहाँ पर जैसे हमने वहां पर बिल्डिंग और इसकी बात की, तो यहाँ पुस्तकालय का जो अध्यक्ष होगा, जो पानी पिलाने वाला है, जो टीचर है, जो स्टूडेंट है, वह कर्मियों का शब्द का इस्तेमाल किया है, तो इसमें कार्मिक ही लोग रहेंगे, जो काम करने वाले लोग हैं। आगे है डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, लोकतांत्रिक संगठन। इसका डिटेल आप लोग ना जब नोट्स पाएंगे ना, तो थोड़ा थोड़ा चर्चा किए हैं, 3 3 लाइन पढ़ लेंगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरा। लोकतांत्रिक संगठन, हमेशा ध्यान दिए होंगे आप लोग, तो हम लोग जैसे हम ही लोग हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, जिसमें सहभागी दृष्टिकोण शामिल हो। एक शिक्षक जब क्लास में होता है ना, तो विद्यार्थी को अपने कक्षा में, अपनी पढ़ाई में शामिल करता है, विद्यार्थी के साथ शामिल होता है और अपने साथ उसको शामिल करता है। इसको बोलते हैं हम लोग सहभागी प्रबंधन। अगर विद्यार्थी अलग और टीचर अलग थलग हो गया, तो प्रांगण तो एक रहेगा, कक्षा एक रहेगी, लेकिन दृष्टिकोण और उद्देश्य बहक जाएंगे। तो प्रबंध नीति का ऐसा पालन जिसमें लोकतांत्रिक ढंग से चीजें संचालित होती हों, ये डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन की संदर्भ है। और एक है सुचारू रूप से काम करने के लिए अनुकूल माहौल, सुचारू रूप से काम करने के लिए अनुकूल माहौल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंडक्टिव एनवायरनमेंट फॉर स्मूथ वर्किंग। सुचारू रूप से कार्य करने के लिए अनुकूल माहौल, है ना। आपने मेयो को मैंने कई बार चर्चा किया होगा कि वो देखा, मैंने कहा कि वो मशीन चलती थी तो पैर छिल जाते थे, ऐसा कहानी बताए होंगे कभी। तो वो अनुकूल माहौल नहीं है काम करने के लिए, है ना। अगर अनुकूल माहौल होगा तो जो स्कूल प्रशासन का एक उद्देश्य है, बिना कोई भी प्रशासन बिना उद्देश्य के हो नहीं सकता। जैसे कोचिंग है ना, इसका भी उद्देश्य, और कोचिंग अगर 22 वर्ष पुरानी है ना, तो ध्यान रखिएगा 21 वर्ष तक बिना उद्देश्य के जिंदा नहीं रह सकती है। आज हम अगर यहाँ खड़े हैं, तो ध्यान रखिएगा कि इसके हिस्से की एनर्जी हमने लिया है, इस शरीर को दिया है, तब हमको यहाँ खड़ा किया है। अगर कोई 100 साल तक जिंदा है, तो इस बात की गारंटी है कि उसने 99 साल तक उस शरीर को सींचा है। तो वैसे ही बिना स्कूल प्रशासन, स्कूल लंबे समय तक, कहते हैं सेंट जोसेफ इतना पुराना है, ब्राइटलैंड इतना पुराना है, या सेंट थॉमस इतना पुराना है। पुराना कैसे हो गया वो? बहुत से स्कूल खुलते हैं, 2 4 साल बंद भी हो जाते हैं, क्योंकि स्कूल मेज कुर्सी फर्नीचर बिल्डिंग से नहीं चलेंगे, वह उसकी मूल भौतिक आवश्यकता है, बट जब तक उसमें उद्देश्य नहीं प्राप्त होंगे। ठीक है। देखिए, सचिन तेंदुलकर के बेटा अर्जुन तेंदुलकर बहुत डिग्निफाई है कि उसके फादर इतने बड़े क्रिकेटर हैं, लेकिन वो क्रिकेट खेलेगा जब स्किल होगा तभी। फादर के रुतबे से क्रिकेट नहीं खेला जाता। वैसे ही कोई स्कूल बिल्डिंग मात्र के चमक से चलेगी नहीं। ये रिजल्ट्स आए हैं, हमने स्कूल वालों को तो मैं गाए बगाए ये कही देता हूँ कि भाई, आप अखबार में वही रिजल्ट छापेंगे जो आपको लगता है कि तुलनात्मक आपके स्कूल की क्रेडिबिलिटी को बढ़ा सकता है। आप ये तो छाप देंगे कि हमारे यहाँ से 100% पास हुए लोग, लेकिन पास होने में जो अलग अलग नंबर्स हैं,
उन नंबर्स में से उन्हीं नंबर्स को छापते हैं आप जो सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज को कन्वे करता है। जैसे 96, 95, 90, जो भी जैसा आपको उनको लगा हो उस हिसाब से उनके क्राइटेरिया में है। अगर उनके यहाँ 98% पाने वाले 10 होंगे तो 95 वालों को भी नहीं छापेंगे। तो वो बताना चाहते हैं कि हमने जो मेहनत किया है उसमें हमारा ये उद्देश्य सफल हुआ है। ठीक है, तो आगे इसमें लिख लीजिए, माहौल होगा तो काम करेगा। अब एक हेडिंग नीचे बदल दीजिए, थोड़ा सा बदल के आइए। शैक्षिक प्रशासन की अवधारणा शैक्षिक प्रशासन के मामले में लागू होती है। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। शैक्षिक प्रशासन की अवधारणा एक शैक्षिक संगठन के मामले में लागू होती है। और यहाँ शैक्षिक संगठन कौन हुआ? गुड, विद्यालय हुआ, जिसके कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। जिसके कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। ठीक है, विच हैज सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स, कुछ उद्देश्य होते हैं। शैक्षिक प्रशासन का अर्थ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन रेफर्स, क्या अर्थ हुआ? शैक्षिक संस्थान की सभी गतिविधियों का प्रबंधन। शैक्षिक संस्थान की सभी गतिविधियों का प्रबंधन रेफर टू एबिलिटी ऑफ या मैनेज ऑल द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। शैक्षिक प्रशासन मानव और भौतिक संसाधन का एकीकृत रूप है या एकीकृत प्रक्रिया है। शैक्षिक प्रशासन मानव और भौतिक साधन का एकीकृत प्रक्रिया है। आप कह सकते हैं कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेस अ इंटेग्रल अप्रोच, एक एकीकृत प्रोसेस लिख दीजिए, अ इंटेग्रल प्रोसेस, जिसे उद्देश्य प्राप्ति में प्रयोग किया जाता है। यूटिलाइज इन ऑब्जेक्टिव्स, और प्रभावी बनाया जाता है एंड इफेक्टिव। ये एक प्रकार से थोड़ा निचोड़ टाइप का था, है ना? ये ऐसी चीज होती है। अब नेचर इसका जरा लिखिएगा, नेचर ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, कोई भी प्रशासन होगा उसकी एक प्रकृति होगी, व्यक्ति की भी होती है। जो व्यक्ति जैसा होगा उसी तरीके से स्वभाव करता है ना? जैसे कहा जाए कि मोदी सरकार की क्या प्रकृति है, तो आप कह सकते हैं कि यह एक लाभकारी अलाभकारी क्रियाकलाप वाली सरकार है। लेकिन यही कहें अंबानी की क्या प्रकृति है, तो आप कहेंगे यह एक लाभकारी प्रवृत्ति की। अंबानी मतलब लाभकारी। एक जैसे कोई व्यक्ति कहीं जाता है, जैसे कोई अमिताभ बच्चन कहीं प्रोग्राम में जाएंगे, फिल्म करेंगे, तो लाभकारी होगा तभी करेंगे। लेकिन मोदी साहब को तो बुला के ले जाइए बंगाल में, तो कहेंगे भाई देश की बात है, चले जाते हैं। वो अलाभकारी। शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति में पहला क्या है? एक गैर लाभकारी कार्य है ये।
a non-profitable function. हाँ, शैक्षिक प्रशासन एक गैर लाभकारी कार्य है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट प्राइवेट का अंतर चाह रहे थे क्या, कि गवर्नमेंट में ये है कि नहीं है, ना है ना? अच्छा, हम शैक्षिक प्रशासन को ना हम गैर लाभकारी इसलिए कह रहे हैं कि यह सर्विस जो है होती गैर लाभकारी है, चाहे निजी में हो चाहे सरकारी, क्योंकि कहा जाता है कि शिक्षा का कोई शुल्क दिया नहीं जा सकता, वो तो घर चलाने के लिए खर्चा लिया जाता है। ठीक है, इसे एक प्रकार से सामाजिक उद्यम कहा, क्योंकि क्यों कहा ये भी लिख लीजिए। चलिए, क्योंकि भौतिक संसाधनों की तुलना में मानव संसाधन से यह प्रशासन अधिक चिंतित है। समझ गए कि नहीं? भौतिक संसाधन की तुलना में मानव संसाधन से अधिक यह प्रशासन अधिक चिंतित है। शैक्षिक प्रशासन की चिंता अधिक किसकी तरफ है? हाँ, जो विद्यार्थी आए उसकी तरफ है, स्कूल की बिल्डिंग की तरफ नहीं है। अगर अंबानी के यहाँ होगा तो अपने प्रॉफिट की ज्यादा चिंता करेंगे, ना कि कार्मिक की ज्यादा चिंता करेंगे। वह इसलिए उनका जो है इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस हो जाएगा, वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा। आप यहाँ विद्यार्थी की चिंता ज्यादा करते हैं, स्कूल की चिंता कम कर। शैक्षिक प्रशासन में बिल्डिंग की नहीं, भौतिक संसाधन की नहीं, विद्यार्थी की चिंता। तो इट लिख्स मोर कंसर्न विथ ह्यूमन रिसोर्सेस देन फिजिकल रिसोर्सेस। यह विज्ञान से अधिक एक कला है। इसकी प्रकृति क्या है? विज्ञान से अधिक कला है। विज्ञान से अधिक कला है। यह सिस्टमेटिक है। जैसे बजट बनेगा ना तो विज्ञान हो जाएगा। जैसे आपने देखे समय सारणी होती है ना, साल भर की बनाई या आप दिनचर्या की, वो सब वैज्ञानिक है। किसके बाद इसके बाद इसके बाद, गर्मी की छुट्टी, जाड़े की छुट्टी, बारिश में छुट्टी, ये सब एक साइंटिफिक आपका तरीका हो सकता है कि भाई स्कूल में बहुत बारिश हो रही है, छुट्टी कर दो। ये सब अपना एक तरीका है। बट कला इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जैसे मैं ये पढ़ा रहा हूँ तो कल की तरह या परसों की तरह मैं आज नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन पढ़ा वैसे ही रहा हूं जैसे सिस्टमेटिक। पहले कार्य बताया, फिर प्रकृति बताने लगा, फिर आगे कुछ बताने लगूं, उद्देश्य बताने, यही सब कर रहा हूं। ये वैज्ञानिकता है इसकी, कि एक से दूसरा कनेक्ट हो। तो विज्ञान, क्या लिखा आपने, से अधिक कला है। काला क्यों है? क्योंकि यहाँ मानवीय रिश्ते हैं। जहां मानवीय रिश्ते अधिक होंगे वहां बिहेवियर की मात्रा, वेराइटीज बढ़ जाएगी। बस इतनी, बस इतनी सी बात है। आगे लिखिए। कई मायनों में सामान्य प्रशासन के समान है। कई मायनों में सामान्य प्रशासन के समान है। सिमिलर टू जनरल एडमिनिस्ट्रेशन इज मेनी वेज। सामान्य प्रशासन कौन हुआ? जो फैक्ट्रियों में हो, जो सचिवालय में हो, विधानसभा में हो, जो और किसी जगह पे हो, सचिवालय में, निदेशालय में हो, बिजली विभाग में हो, पानी के डिपार्टमेंट में हो, जहां ये सामान्य प्रशासन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की किताब हेनरी फ्योल ने लिखी, जिसको जनरल मैनेजमेंट कहते हैं आप, सामान्य प्रबंधन, जो इसके 14 सिद्धांत हैं। पद सोपान उसका पहला सिद्धांत। कार्य का विभाजन कर दीजिए। यहाँ पर भी कार्य का विभाजन, कोई पढ़ाता है, कोई टाइप करता है, कोई कुछ काम करता है, ऐसे बटा हुआ है कुछ काम। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? शैक्षिक प्रशासन यानी कई मायनों में सामान्य प्रशासन के समान है और कई मायनों में भिन्न भी है। बट इट इज आल्सो डिफरेंट इन मेनी वेज। कई मायनों में ये भिन्न भी है।
और लास्ट में लिख लीजिएगा, यह एक जटिल मामला है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स मैटर। ठीक है, देखिए बहुत सही से आप समझिएगा। एक बाजार का उदाहरण से आपको समझा देंगे इसको। आप कहते हैं हम, बिग बाजार क्या है? एक कॉम्प्लेक्स है ना, बिग मार्केट। वहां जाइए तो सारी चीजें मिलती है ना। आप जाएंगे, आपको कार खड़ी करने की जगह मिलेगी। आप जाएंगे, एक कार को ठीक से खड़ी कराने वाला आदमी मिलेगा। ठीक, आप जाएंगे, वो सारी सुविधा मिलेगी। और कार खड़ी कीजिए, सारा सामान घर का खरीदिए, एक पार्किंग के साथ, एक बार रुकिए, पूरा सामान लीजिए और घर चले जाइए। कॉम्प्लेक्स कहाँ है? कहीं फोन मिल रहा है, कहीं आटा मिल रहा है, कहीं चावल मिल रहा है, कहीं शर्ट मिल रहा है, कहीं ये मिल रहा है, ऐसे सब अलग अलग फ्लोर पे जाएंगे तो दुनिया भर का चीज मिल रहा है, कपड़े सपड़े सब। तो ये जो वेराइटीज है, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है। बट हमारे लिए क्या है? सिंप्लेक्स है। वहां के रखरखाव के लिए, मेंटेनेंस के लिए, लोगों के लिए, वहां के लिए कॉम्प्लेक्स है। हमारे लिए सिंप्लेक्स है, सिंप्लेक्स। वन टाइम कार पार्किंग, वन टाइम मार्केट में गए और फुल टाइम खरीदारी करके घर आ गए। नहीं, पर्चा लेकर के ना घंटा घर से लेकर के चकराता रोड, राजपुर रोड घूमते रहे, कहाँ कहाँ कार खड़ी करेंगे। तो शैक्षिक प्रशासन में आप जब स्कूल में जाते हैं तो स्कूल क्या है, शैक्षिक प्रशासन क्या है? अ कॉम्प्लेक्स। बट जो सर्विस लेता आता है उसके लिए क्या है? कॉम्प्लेक्स कैसे बताइए? साइंस के लैब का सामान चाहिए, लेबोरेटरी में सामान, लाइब्रेरी में सामान, फिजिक्स का टीचर, पानी पिलाने वाला, घंटा बजाने वाला, प्रिंसिपल की नियुक्ति, सब कुछ जो स्कूल में है सब अलग अलग। आप वही बिग बाजार ही तो हो गया ना, अलग अलग आइटम। इसीलिए टेलर ने एक शॉप मैनेजमेंट की थ्योरी दिया था। शॉप मैनेजमेंट जानते हैं? यही पंत जनरल स्टोर है, मोहल्ले की दुकान। ए बबलो, हाँ माँ, अ- अरे बेटा चीनी खत्म हो गई। जरा यहाँ पंत जी यहाँ से जाओ, जरा चीनी लेके आओ। आपने तो पक से बोल दिया कि पक, पंत जी यहाँ से लेके आओ। और पंत जी के यहाँ चीनी होनी चाहिए ना, दैट इज अ शॉप मैनेजमेंट। शॉप शॉप, SHOP, दुकान प्रबंध। चलो हिंदी में आ जाते हैं। हाँ कौन सा? ये हाँ SP हो गया, SHOP होगा, शॉप। तो आप गए, अरे अंकल जी, हाँ बेटा क्या हाल है, क्या चाहिए? चीनी? ओहो लल्ला, चीनी खत्म हो गया है। चला जी चौहान के यहाँ से ले ले, कोई यहीं बगल में चला। आपने लैंडिंग कहाँ किया? पंत जनरल के। उन्होंने टेक ऑफ कहाँ करा दिया? तो आपके लिए ये कॉम्प्लेक्स हो गया ना। हाँ, सिंप्लेक्स तब होता जब वही मिलता, और जो चाहते वही मिलता। इसलिए लोग लिखे हैं, हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा की सामग्री मिलती है, क्योंकि पूजा की सामग्री बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। वो जरूरी नहीं कि एक दुकान पे मिल जाए, लेकिन लोगों को पता है कि पूजा कराने का सारा सामग्री रखोगे नहीं तो ये, तो हमारे लिए वो सिंप्लेक्स है, बट उसके लिए मैनेज करना। हाँ, तो स्कूल जो शैक्षिक प्रशासन है एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल है। अब आप थोड़ा सा समझ ही गए होंगे, जाने दो चक्कर में, ज्यादा ना समझो, मास्टर आदमी वैसे भी आप लोग। तो लिख लीजिए कि ये वो हो गया। ठीक है, नेचर क्लियर हो गया कि ये विज्ञान कला वाली बात, ये थोड़ा ऐसा थोड़ा वैसा, ये इसका नेचर। अब आपसे प्रकृति में पूछ ले, चार में बता दे, तो बट नेचुरल है कि इसके नेचर से आप वाकिफ हो गए। ठीक है, अब इसके बाद हम
लिखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। ऑब्जेक्टिव थोड़ा थोड़ा चर्चा करा दे ताकि कंसेप्ट में देखिए, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन के इस कंसेप्ट में चले गए तो अगला जो टॉपिक होगा ना यही है नियोजन। जो हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे वो भी इसी से मिलता जुलता है। आपका कंसेप्ट क्लियर धड़ाधड़ बहुत। अरे भाई वो कहता है देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आप सिलेबस देखना, पहले में बोलता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को विद्यालय में, ठीक है, विद्यालय में न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और एक और टॉपिक में जाएगा, लिखता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2000 समावेशी शिक्षा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है? एक, तीन नॉलेज बता रहे हैं, एक 20, दूसरा विद्यालय में इसका, तीसरा समावेशी शिक्षा में इसका, अब यही मत रुकिए, वोकेशनल एजुकेशन में इसका, चौथा बना लीजिए। क्या मालूम क्या पूछे, वो तो लिख दिया उसने 2 जगह, बट आप इसको अलग अलग जगह पे लेके जाइए। तो वोकेशनल व्यवसायिक शिक्षा में न्यू एजुकेशन पॉलिसी, समावेशी शिक्षा में न्यू एजुकेशन पॉलिसी, विद्यालय में न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन स्वयं में एक पॉलिसी। तो आपने इसको कैटेगराइज कर दिया। लेकिन जब भी हम बात करेंगे तो न्यू एजुकेशन की मूल पॉलिसी तो वही रहेगी ना, बस वही प्रशासन का जो धर्म है वही है, जगह के हिसाब से उसमें जो इनपुट आ रहा है वो थोड़ा चेंज हो रहा है, बस इतनी सी बात है।